इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर ज्ञान है, हम लोग के पास नॉलेज है, तो सफलता अवश्य मिलेगी किसी भी क्षेत्र में। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद चल रहा था, अनुच्छेद की सीरीज में हम भाग 6 देख रहे थे। ठीक है, तो भाग 6 में हम देख चुके थे 174 तक। ठीक है, आज हम 175 से लेकर और जो भाग 6 में टोटल जितने पढ़ते हैं, भाग 6 में आप जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक थे, 152 से लेकर 237 तक थे। ठीक है, आज हम समझेंगे भी कि किस प्रकार कौन सा अनुच्छेद बैठ रहा है और दोनों को कनेक्ट करके याद करेंगे। ठीक है, और हम देखिए इधर तो हमारा बैठता है, जो हमने ट्रिक बताया था कि क्या करिए कि आप जो 100 से नीचे है उसमें 89 जोड़ दीजिए। ठीक है, और जो 100 के ऊपर है उसमें 90 जोड़ दीजिए, तो वो राज्य और केंद्र में क्या हो जाएगा, संबंध सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद है, ये बात हम पहले भी कहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है कि सबसे पहले हमारा क्या हो जा रहा है कि सदन 175 कह रहा है। 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को, यानी सदन में जो अभिभाषण भेजा जाता है वह राज्यपाल का जो अधिकार होता है वह 175 के तहत होता है। ठीक है, उसके बाद 176 में है नए सरकार या नए वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। जैसे कि हमने वहां देखा था 87 में कि जो हमारा विशेष अभिभाषण था किसका, 87। जैसे कि मान लीजिए कि 87 में आप 89 जोड़िएगा, 87 में 89 जोड़िएगा तो 176 हो जाएगा। तो 87 में हमने देखा था कि जब लोकसभा का प्रथम सत्र चल रहा हो तो उसमें राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण संबोधित किया जाता है। उसी तरह जब राज्य में विधानमंडल का मतलब विधानसभा जब स्टार्ट होता है तो उसमें राज्यपाल जो प्रथम जैसे जब सदन स्टार्ट होता है तो प्रथम अभिभाषण कौन देता है, राज्यपाल देता है। तो 176 के तहत यहाँ दोनों कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, 177 सदनों के बारे में मंत्रियों या महाधिवक्ता का अधिकार, यानी सदन के बारे में मंत्री को क्या अधिकार है, मंत्री क्या करेंगे, महाधिवक्ता की क्या अधिकार है, महाधिवक्ता क्या करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि महाधिवक्ता जो होती है सदनों में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, लेकिन बहुमत नहीं दे सकता। आप एक पढ़े होंगे 88 के तहत, आर्टिकल 88 था, वहां पे आर्टिकल 88 में महान्यायवादी, केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। तो 88 में आप 89 जोड़िए तो ये 100 से कम है ना 88, तो 89 जोड़िएगा तो आंसर 177 आ जा रहा है। तो आपका मिल रहा है कि 177 में महाधिवक्ता और वहां पे महान्यायवादी। उसके बाद 179, देखिए 78 जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी 178, यहाँ पे 178 विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव, यानी विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। हमने पढ़ा था कि विधानसभा के एक उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष चुना जाएगा। जब विधानसभा का सत्र मतलब जब विधायक चुन के चले जाते हैं राज्य में जो विधानसभा में, तो वहां पे उसी सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है जो उसका संचालन करते हैं। 180 में अध्यक्ष के पद में कर्तव्यों का पालन अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष करें, यानी अध्यक्ष जब अनुपस्थित हो मतलब अध्यक्ष न हो तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। किसमें, 180 में। 179 हम छोड़ दिए हैं कि 79 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना एवं पद से हटाए जाना, यानी अध्यक्ष पहले तो हमने 178 में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, फिर उसके बाद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा 179 में। 180 में जब अध्यक्ष का पद खाली हो तो उपाध्यक्ष का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये 180 में। 181 में है कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद से हटाने का विचाराधीन हो तो वह पद पर पीठासीन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के प्रति अगर पूर्ण बहुमत से लोग हटाने का प्रस्ताव पारित हो चुका हो तो वो लोग जो अध्यक्षता करते हैं विधानसभा का वह नहीं करेंगे। ठीक है, वह 181 में है। उसके बाद 182 में विधान परिषद की सभापति एवं उप सभापति का होना, यानी विधान परिषद में उप सभापति का होना और सभापति का होना। ठीक है,
उसके बाद आता है 183 में विधान परिषद के सभापति एवं सभापति का रिक्त हो ना पद त्याग एवं पद का हटना, यानी विधान परिषद के जो सभापति होते हैं उनको पद से हटाने के लिए पद से किस प्रकार हटेंगे वो हमारे 183 में है। 183 आप देख ले। उसके बाद में हमारे यहाँ 185 में है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सभापति उप सभापति का वेतन एवं भत्ता, इन लोगों का वेतन भत्ता क्या होगा वो हमारा क्या कह रहा है 185। 187 में आप देखिएगा कि राज्य विधान मंडल का सचिवालय, जैसे कि राज्य विधान वहां पे हमने केंद्र में सचिवालय देखा था ना लोकसभा का, उसी तरह राज्य विधान मंडल का भी सचिवालय होगा 187। 188 में सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान का तीसरी अनुसूची के अनुसार दिया जाएगा, यानी जो मंत्री होंगे उनको शपथ जो तीसरी अनुसूची में उपबंध किया गया उसी के तहत उन लोगों की शपथ दी जाएगी। किसमें 188 में 188 में। अब आता है 189। 189 है कि सदनों में मतदान रिक्ति के होना सदस्यों का कार्य करने के लिए, यानी सदनों में मतदान रिक्ति के होते भी सदनों का कार्य करने का शर्त, मतलब कह रहा है कि सदन में अगर मतदान रिक्त हो, यानी वहां पे जो होती है ना कि सदनों में जो सदस्यों का रिक्त लोग नहीं भरते हैं तो उसमें जो सदनों की कार्य किया जाता है वो 189 में, ठीक है। 190 में है स्थानों का रिक्त होना, यानी जो स्थान है हमारा मतलब विधानमंडल में जो स्थान होते हैं यार उसके बारे में बंद किया गया कि स्थानों का रिक्ति कैसे होगा, ठीक है। 191 में सदस्यता का रद्द होना, कहने का मतलब कि जो विधानमंडल का सदस्य होते हैं जैसे कि विधायक जो चुने जाते हैं उनकी सदस्यता खो देना 191 में, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि कोई भी मंत्री अगर 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित होता है तो वह सदन की सदस्यता क्या करेगा, खो देगा, ठीक है। 195 में हमारा देखिए 191 के बाद 92, 93, 94 उतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 195 में सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, यानी जितने भी सदस्य, यहाँ पे हमने देख रहा था सभापति उप सभापति लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी सदस्य होते हैं ना, जैसे कि बिहार में 243 है तो 243 में से हम विधानसभा में से 2 को हटा दिए तो 241 हुआ, तो 241 को जो वेतन दिया जाएगा वो हमारा कह रहा है 195। 196 में है विधेयकों को पुनः स्थापित और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था 196 में 107 में हमने पढ़ा था कि 107 में पढ़ा था कि कोई भी विधेयक को पुनः स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो 107 में कोई भी विधेयक को पुनः स्थापित केंद्र में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 196 जैसे आप इसमें 89 जोड़िएगा तो 196 रह जा रहा है, तो इसमें भी हो जाएगा कि विधेयक को पुनः स्थापित करना या पारित करने जाने के संबंध में क्या प्रक्रियाएं होगी, ठीक है। 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्ति, यानी धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की क्या शक्ति होनी चाहिए वो हमारा कह रहा है 197, ठीक है। 198 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, आप वहां पे विशेष प्रक्रिया क्या देख रहे थे 109 देख रहे थे, धन विधेयक के विषय में विशेष प्रक्रिया किसमें था 109 में, कहाँ पे लोकसभा में। उसी तरह हमारा विधानसभा में 198 है, इसमें भी आप 9 जोड़ के देखिए तो आ जा रहा है, ठीक है। यानी एकदम सेम टू सेम बैठ जाता है, इधर आपको न्यायालय में नहीं होगा लेकिन लगभग सेम बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है 199 धन विधेयक की परिभाषा, जैसे हमने वहां पे धन विधेयक की परिभाषा देखा था कितना में, धन विधेयक की परिभाषा हमने कितना में देखा था 110 में, तो यहाँ पे हमारा 199 में धन विधेयक की परिभाषा, आप यहाँ पे जोड़ दीजिए 110 में 89 आगे हमारे 199, ठीक है। उसके बाद आता है 200 इम्पोर्टेंट है कि विधेयकों पर अनुमति राज्यपाल देगा या रोकेगा या विचाराधीन आरक्षित करे, यानी कोई भी विधेयक है तो इस पर अनुमति ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयकों पर अनुमति देता है या उसको अपने पास रख लेता है या उसको रोक देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के 1 क्या है
विचार के लिए आरक्षित विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति यानी कोई भी विधेयक रख रहा है तो विचार के लिए आरक्षित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति को जो रखा है तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं, यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। 200 में राज्यपाल अनुमति देता है कि रख लेता है या रोक देता है। रखेगा किसके लिए? राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए, क्योंकि वह केंद्र का प्रसाद पर्यटन पद धारण करता है। तो सीधी सी बात है कि केंद्र का क्या होगा, केंद्र के प्रति कार्य करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो विधेयक किसी का अनुरूप नहीं होता है ना तो वो उसको रख लेता है और राष्ट्रपति से अनुमति मांगता है। ठीक है, उसके बाद आता है 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी राज्य में जो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है वो हमारा 202। आप वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण 112 देखे होंगे, मतलब केंद्र में जो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट कहते हैं तो 112 था। कितना था हमारा? 112 था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है 202। क्या है? 202। देखिए जैसे 100 के पार चल जाएगा तो क्या इसमें जोड़ेंगे? 90 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 90। हमने बताया था ना 112 आ गया, तो 112 में जैसे 90 जोड़ेंगे तो हमारा 202 हो जाएगा। तो केंद्र में 112 में बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण और 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद 204 में विनियोग विधेयक, यानी विनियोग विधेयक के तहत ही संचित निधि से फंड निकाला जाता है। ये बात हम समझाए थे कि विनियोग विधेयक को पारित करने के बाद ही संचित निधि से हम लोग फंड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 205। 205 में अनुपूरक, ये भी सेम बैठ जाएगा। जैसे आप 114 लिखिए, 114 में वहाँ पे विनियोग विधेयक था और जैसे इसमें 90 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा हमारा 204। ठीक है, इसमें विनियोग विधेयक। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त विधेयक, यानी अनुपूरक विधेयक किसको कहते हैं? वैसे विधेयक जो मतलब मान लीजिए कि कोई हम विधेयक संचित निधि से धन निकाले, हमको फिर धन की आवश्यकता पड़ गई तो हम क्या करेंगे कि अनुपूरक विधेयक लाएंगे। कहाँ पे? सदन में, और उसको पास करवाने के बाद फिर संचित निधि से हम धन निकालेंगे तो उसको अनुपूरक यानी किसी चीज को पूरा कर देना। ठीक है, उसके बाद आता है 206 लेखानुदान। आप जानते होंगे कि वहाँ पे लेखानुदान की चर्चा 116 में था, तो 116 में जैसे हम 90 जोड़ेंगे तो यहाँ 206 आ जाएगा। तो 206 में लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब क्या होता है? हम उस दिन भी समझाए थे कि अगर केंद्र में बजट पास नहीं हो और क्या है कि हमें पैसा की आवश्यकता हो तो हम लेखानुदान बिल को पारित करके हम क्या कर सकते हैं? केंद्र से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, संचित निधि से, अगर बजट पास नहीं हुआ हो तो। उसके बाद आता है 207 वित्त विधेयक। वित्त विधेयक हमने देखा था 117, तो 117 में जैसे हम 90 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 207 और ये हो जाएगा वित्त विधेयक। वहाँ पे 117 में था। 208 में प्रक्रिया का नियम, यानी विधेयक में जो प्रक्रिया का नियम बनाया जाता है वो हमारा 208 में है। अब आता है 210 विधानमंडल में प्रत्येक प्रयोग की जाने वाली भाषा। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि केंद्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी जैसे हम वहाँ पे 120 में हम देख रहे थे कि आर्टिकल 120 में जो था कि जो लोकसभा में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका जिक्र था। भाषा क्या होगा? भाषा जो हमारा होगा वह हिंदी होगा क्योंकि वो राष्ट्रीय भाषा है, नहीं तो अंग्रेजी में भी लोग करता है। नहीं तो वहाँ पे जो सदन का अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा कि किसी भी सदस्य को अनुमति देगा कि आप अपने स्थानीय भाषा में यानी अपने मातृभाषा में आप भाषण दे सकते हैं, चाहे किसी भी विधेयक के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो वो है हमारे 210 में। ठीक है, यानी हम बता रहे थे 120 में क्या जोड़ना है? 90 जोड़ना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है 211। 211 में जो हमने 221 वहाँ पे पढ़ा था कि क्या था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई भी कार्य की कर्तव्यों का कर्तव्य जो निर्वहन आचरण के विषय में चर्चा नहीं होगा। यानी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी कार्य की चर्चा जो उसका निर्वहन है, जो उसका कर्तव्य है, उसकी चर्चा जो होगा वह सदन में नहीं होगा। वह कहता है 211। ठीक है, 200 हमारा 12 क्या कह रहा है कि न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही जांच नहीं किया जाता। यानी न्यायालय द्वारा विधानमंडल में क्या काम हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि सदन में खाली बकवासी होता है, खाली झगड़ा होता है, सिर्फ झगड़ा होता है। तो झगड़ा होता है तो न्यायालय नहीं करेगा कि चलो क्यों झगड़ा हुआ, उसकी जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा है 212 में।
उसके बाद 213 सबसे इम्पोर्टेंट 213, जैसे हमने वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए 123 पढ़ा था। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कहाँ पे? विधान सदन के लिए। उसी तरह 213 में हमारा कौन अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल। इसमें भी जैसे 90 जोड़िएगा तो 213 आ जाएगा, ठीक है। तो विधानमंडल की विश्रांति के समय राज्यपाल द्वारा लाया जाने वाला अध्यादेश, कहने का मतलब कि कोई भी सदन नहीं चल रहा है, चाहे विधान परिषद हो चाहे लोक विधान सभा हो, तो क्या करेगा कि राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करेगा किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए, और वह अध्यादेश मात्र 6 सप्ताह तक रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है 214, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि हम वहाँ देख रहे थे केंद्र में कि सुप्रीम कोर्ट यानी एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसी तरह कह रहा है 214 कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भी हो तो उसका भी अधिकार क्षेत्र क्या होगा? किसी न किसी उच्च न्यायालय में होगा। जैसे कि हमारा जो कोलकाता उच्च न्यायालय है उसमें अंडमान निकोबार का आता है, उसके बाद केरल उच्च न्यायालय में लक्षद्वीप का आता है, ठीक है। तो उसी तरह कोई ना कोई उच्च न्यायालय जो होगा एक राज्य में होगा और उसके साथ यूनियन टेरिटरी जुड़ा रहेगा। उसके बाद आता है 215 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने वहाँ पे पढ़ा था 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है, लेकिन यहाँ पे 215 में हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। यहाँ पे यह थ्योरी लगा, जैसे आप 90 जोड़िएगा तो कभी भी होगा, इतना नहीं होगा तो ये गलत साबित हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं जैसे कि ये विधानमंडल वाले में कहीं कहीं शूट कर रहा था, तो यहाँ पर है कि 215 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय में कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय वह जो हाई कोर्ट कोई भी जारी करता है, कोई भी अगर नया निर्णय देता है तो उसको मानने के लिए वो क्या होगा? बाध्य होगा। कौन कह रहा है? 215। अभिलेखीय का मतलब यही होता है। 216 में होता है कि हाई कोर्ट की संरचना, यानी हाई कोर्ट की संरचना क्या होनी चाहिए? कहने का मतलब होता है कि एक इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। जैसे कि आप अभी नया डेटा पढ़िएगा कि भारत में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 1079 है। तो हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में 1079 क्या है? न्यायाधीश है, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है 216 हाई कोर्ट की संरचना, जिसमें एक न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, साथ में अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किसकी सलाह से? राज्यपाल की सलाह से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि 217 में है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वह 217 में होती है, ठीक है। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। उनकी आयु 62 वर्ष, मतलब 62 वर्ष के बाद होने के बाद वह न्यायाधीश पद से क्या कर देंगे? त्याग पद दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ कि यहाँ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है हाई कोर्ट में, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य की राज्यपाल के सलाह पर होती है, ठीक है। और वहीं अन्य न्यायाधीश की कहे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, साथ में राज्यपाल और साथ में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों सलाह करेंगे तब जाके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये 217। 219, 218 इम्पोर्टेंट नहीं था। 219 में है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ एवं प्रतिज्ञा, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल, जहाँ पे, यानी ये देखिए कहता है कि उस राज्य का राज्यपाल जहाँ पे उच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल जहाँ पे उच्च न्यायालय है। मान लीजिए कि हमारा केरल उच्च न्यायालय है, तो केरल उच्च न्यायालय के 2 अधिकारिता क्षेत्र आते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आता है। तो लक्षद्वीप में जो न्यायाधीश चुने जाएंगे, मतलब लक्षद्वीप के लिए, तो वो शपथ कौन दिलाएगा? केरल का राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 220 अस्थायी न्यायाधीशों के रहने के प्रविधि व्यवस्था पर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कार्य के चलाने के लिए कह रहा है कि अस्थायी न्यायाधीशों के रहने के पश्चात विधि, कह रहा है कि अगर कोई अस्थायी न्यायाधीश हमारे बने हैं, जैसे कि 62 वर्ष कोई न्यायाधीश कार्य पूरा कर चुके हैं, ठीक है,
तो वो जो होती है 220 में कहता है कि अगर वह न्यायाधीश 62 वर्ष पूरा करके न्यायाधीश पद से त्यागपत्र दे दिया है तो वह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं करेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट में वह चुना जा सकता है लेकिन अन्य में चुना नहीं जाएगा, वो 220 कहता है। 231 न्यायाधीशों का वेतन, यानी न्यायाधीशों की क्या वेतन होनी चाहिए, यह कहता है 220। ठीक है, 222 कहता है हमारा 222 कहता है किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में प्रतिस्थापित करना। मान लीजिए कि जैसे कि बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं तो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थापित कर दिया जाता है, तो वही हमारा होता है 222 में। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कह रहा है कि अगर हमारे राज्य में जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अन्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो कार्यकारी यानी कुछ दिनों के लिए हम अगर किसी न्यायाधीश को चुनते हैं तो उसकी जो प्रावधान किया गया है 223 में किया गया है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति 223 अनुच्छेद के तहत करेगा हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद 225 है हमारा कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र, यानी संविधान के पहले जो व्यवस्था थी, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र, यानी उच्च न्यायालय की क्या अधिकारिता क्षेत्र है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें क्या दिया गया है, ये कहता है 200 हमारा 25। ठीक है, अब देखिए 226 इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ 215 हमने बोला था इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारा यहाँ 217 भी है, उसके बाद हमारा है 226। इसमें क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। रीट आप जानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट 5 प्रकार के होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उसके बाद में अधिकार परीक्षा होता है, परमादेश होती है, और एक और होता है जैसे कि हमने क्या छोड़ दिया था, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण। ठीक है, अब आता है 227 सभी न्यायालयों के अधीनस्थ उच्च न्यायालय यानी छोटे न्यायालय जो होंगे उनको शपथ कार्य करने की शक्ति दे रहे हैं, यानी सभी न्यायालयों के जो अधीनस्थ न्यायालय होगा वह उच्च न्यायालय उस पर अपनी मतलब उसकी अधिकारिता क्षेत्र को बताएगा। ठीक है, वो कहता है 223। ठीक है, उसके बाद 227 अब इम्पोर्टेंट है 231 एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह कहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वही कह रहा है कि अगर प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है तो केंद्र कहेगा कि कोई बात नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में जैसे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, उसके अधिकारिता क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके अलावा नागालैंड आता है, मिजोरम आता है। ठीक है, तो उसी तरह होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य है तो उसके लिए एक उच्च न्यायालय कार्य करेगा, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय कार्य करेगा। ठीक है, वो 231 कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 233 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला न्यायालय होगा। ये कह रहा है कि राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला न्यायालय होगा, यानी जिला न्यायाधीशों की चर्चा किसमें किया गया है, जिला न्यायालयों की। जैसे हमारा छपरा में है कि छपरा में एक जिला न्यायालय है, जैसे बिहार में 38 गो जिला है तो 38 जिला में एक जिला न्यायालय होगा, वह 233 के तहत। ठीक है, उसके बाद आता है कि 233 में हमारा इसमें क्या है कि मुख्य जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल करेगा। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल। उसके बाद होता है कि भारत का यह नागरिक होना चाहिए, सीधी सी बात है। आयु आयु इनको 60 वर्ष, देखिए हाई कोर्ट में 62 वर्ष, लेकिन जिला न्यायालय में 60 वर्ष होता है। ठीक है, और 7 साल तक वह किसी भी जज रह चुका है, 7 साल तक वह जज रह चुका है और साथ में वह 10 वर्षों तक वकालत किया जा चुका है। जैसे हमने केंद्र पढ़ते हैं चाहे ये उच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो 5 साल तक हमारा क्या होगा कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट पद पर और साथ में 10 साल तक किसी प्रकार का वकालत किया हो, लेकिन यहाँ 7 साल है और 10 साल। ठीक है, उसके बाद आता है 235 की अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण
नियंत्रण सेवा क्षेत्र, ये कहा है 235 की अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण लोअर जो होता है उसके अलावा, यानी हमारे अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण किस पे, देखिए हमारे छोटे छोटे जो होते हैं कि लोअर कोर्ट भी होती है, सेशन कोर्ट भी होती है, ठीक है, जिला कोर्ट के अलावा लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट भी होती है, ठीक है। तो ये 235 में जिक्र है। और 236 इम्पोर्टेंट नहीं, 237 हमने जो 237 आप देखिएगा कि आगे क्या हो गया, निरस्त हो गया है, 237 नहीं 237 है। तो हम इसके बाद आगे का वीडियो, आगे का आर्टिकल करेंगे। अब मात्र 2 वीडियो आएगा जिसमें आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि एक आर्टिकल से हम लोग पीछे का भी आर्टिकल रिवाइज कर ले रहे थे, 89 और 90 को जोड़कर, ठीक है। और इधर हमने न्यायालय के बारे में बता दिया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।